बचपन पूरा गांव में गुजरा है। दिखाने डॉक्टर को लाए थे, अच्छा, बना दिया एक्टर और फिर उसी तरह थिएटर देखने उनके साथ चले गए। तो थिएटर देखकर भी मैंने कहा ये क्या, इनको तो कुछ करना नहीं आता है, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। ये पार्टीशन से पहले हमारी फैमिली में, मतलब उनके फैमिली के साथ मेल था, आना जाना। जी, इंडिया में, मतलब दिल्ली में था। मेरी कनीज़ी आ रही है, भाग जाओ यहाँ से, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। गिरफ्तार तो मैं हो चुका हूँ बानू। तुम सचमुच गिरफ्तार कर लिए जाओगे? She was the Barbie doll of her times. A long plait, prancing around, dancing around, making coy eyes at her husband mostly in her films. She was one of my favorites and the most popular actress of her times. But as she sat before me in the studio, I wasn't sure, should I be brave enough to ask Sabia Khanum that question that had been bothering me for years? How did she agree to be the second wife? बचपन पूरा गांव में गुजरा है और कभी कभी अब भी मैं जहाँ गुजरती हूँ गुजरात के नज़दीक से, तो वहाँ हमारे ननिहाल की ज़मीनें हैं। तो वो मेरे हाथ के लगे हुए वो पौधे, वो बड़े बड़े हो गए, दरख्त बन गए। अच्छा अच्छा। उनको मैं देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। और गांव में आप जो आज कभी कभी सोचती हूँ, जो मैंने बचपन में सीखा है वो आज डॉक्टर्स बताते हैं, वेजिटेबल खाएं और ये खाएं और ताज़ा चीज़ें खाएं। अच्छा, तो वो हम लोग वहाँ बचपन से खाते आए। मेरा ख्याल इसीलिए हमारे में अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि हम इतने झेल सके सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था, या आप ही ने शायद बताया होगा, कि आपका मैका कुछ कंजर्वेटिव ख़ानदान था। जी। तो फिर ये फिल्म की तरफ आपका रुझान और उनका कोई रिएक्शन क्या था उस वक्त? बात पुरानी है वैसे। बात पुरानी है, मगर कहते हैं ना, बहुत लाडले बच्चों की कभी कभी हर चीज़ मानी जाती है। तो गांव में रहकर आदमी कोई फिल्म से या स्टेज से तो कोई ताल्लुक़ रखता नहीं है। जी नहीं, वहाँ तो देखा ही नहीं जाता। मगर ये था कि मुझे अपने बाप ने बहुत लाडो प्यार से अपने ननिहाल से ले लिया था, ज़बरदस्ती जिसे कहना चाहिए, बल्कि मुकदमा करके लिया था। और जब वो लेकर आए तो जाहिर है जब बच्चा ज़रा ज़्यादा वो हो जाता है ना, शेखी में आ जाता है कि जी ठीक है जी, मैं वरना चाहूँगी अपने नाना के पास। अच्छा अच्छा। तो जो चाहिए वो करना है। तो बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की बहुत शौकीन हूँ बचपन से, जो अब मना किया जाता है, अब ज़रा ध्यान देने लग गए। तो उन्होंने टिक्के कबाब ये वो सब कुछ बना के खिलाया। वो मेरा पेट एकदम अपसेट हो गया, क्योंकि गाँव में गोश्त खाते नहीं ज़्यादा लोग, बाजरे की रोटी, मक्खन वगैरह सब कुछ खाया जाता है। अब वो खाने से मैं बीमार हुई। तो यहाँ पे डॉक्टर दिलावर अली शाह चूना मंडी में सज्जाद साहब के जो वालिद हैं, जी जी, उनके पास लेकर आए। उन्होंने कहीं पहले से उनके साथ उनकी मुलाकात थी, तो हम वहाँ जाएंगे। और सुल्तान कुसट साहब मरहूम, उनके दोस्ती थी उनके साथ। अच्छा। दिखाने डॉक्टर को लाए थे, अच्छा, बना दिया एक्टर। वो यूं के हम देखने आए रेडियो स्टेशन, ऐसे ही जरा सुल्तान कुसट साहब की वजह से उनके प्रोग्राम होते थे बचपन में, जो बच्चों के वो खास प्रोग्राम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखने आए। फिर वहाँ भी मैंने देखा औरतें बैठी हुई हैं और बहुत सारी लेडीज जो है वो पढ़ रही हैं। तो पढ़ाई आपको पता है, तालीमी यानी दीनी तालीम जो थी वो मुझे मिली थी वहाँ बहुत अच्छी तरह गांव से। अच्छा। तो नज़्म वगैरह पढ़ना या कोई नात पढ़नी, इस तरह। तो पहली दफ़ा मैंने कहा ये जो औरतें पढ़ रही, मैं भी इसमें बैठ सकती हूँ? कहते हाँ हाँ बैठ जाओ। तो मैं बैठ के मैंने वहाँ पहली दफ़ा एक नज़्म पढ़ी थी। अच्छा। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। तो ये बहुत अच्छी पढ़ ली, आवाज़ कुछ अच्छी हुई तो वो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसी तरह थिएटर देखने उनके साथ चले गए। तो थिएटर देखकर भी मैंने कहा ये क्या, इनको तो कुछ करना नहीं आता है, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। और यकीन करें कि उनकी हीरोइन खो गई। बुत शिकन ड्रामा यहाँ पे नफीस खलीली साहब मरहूम ने बनाया था। उसकी हीरोइन में 1 सेकंड में चुनी गई। तो अपनी एज से बहुत ज़्यादा लगती थी, मैं हेल्दी थी बहुत, शुरू से ही मक्खन पेड़े खा खू। अच्छा। वो उन्होंने फौरन वो 2 आंसू में अनवर कमाल पाशा साहब ने मुझे चुन लिया और हम यूं इस तरह आ गए, लाड प्यार से आ गए। और ननिहाल वालों ने कहा अगर ये इधर से गुजरेगी भी तो हम इसे मार देंगे। हालांकि नाम बदला गया था, उसके बावजूद जाहिर है शक्ल तो पहचानी जाती है। तो वो मौलवियान सब माशाल्लाह
अजानें देने वाले। हम बहुत, मैं कहती थी कि जी देखें तो ये स्कूल की तरह हम लोग ड्रामा करते हैं और बड़े दुपट्टा ओढ़ के जाती हूँ, मैं ये करती हूँ। नहीं जी नहीं। बचपन में जाहिर है आप बेटी थी तो कुछ इमेजेस या कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, आपका कौन रोल मॉडल रहा? माँ तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आदमी हर पल में याद करता है। कई ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि इंसान एकदम से माँ कहता है, हाय मेरी माँ। अल्लाह का तो नाम आता ही है, मगर माँ का भी बहुत नाम आता है। मगर इतना ज़्यादा एकदम से मसरूफ़ हो गई अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कि काफ़ी मदद दुनिया की, आवाम की, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मिल गई मुझे, तो कुछ खामी पूरी होती रही। सबिया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी एक मिसाली जोड़ी थी। तो सबिया खानम ने जब पहली दफ़ा संतोष कुमार को देखा जी, तो कोई आवाज़ें आईं, कोई दिल धड़का, कोई कोयल कूकी? तो उस वक्त इतने छोटे थे कि दिल तो धड़कता था, मगर उसका मकसद नहीं समझ में आता था कि क्यों ये धड़का है। मगर इत्तेफाक ऐसा है कि शायद लोगों को कुछ इस मामले में मालूम नहीं कि हम लोग ये पार्टीशन से पहले हमारी फैमिली में, मतलब उनके फैमिली के साथ मेल था, आना जाना जी, इंडिया में, मतलब दिल्ली में था। और बचपन में हम इनकी बहन के साथ सब लोगों के साथ खेले हुए हैं। अच्छा। तो मगर ये इनका हमें याद नहीं था क्योंकि इन्होंने हैदराबाद में अपनी तालीम हासिल की सारी। तो बहुत अच्छा ख़ानदान, बहुत अच्छा इंसान, आर्टिस्ट तो थे ही, इंसान भी बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं कि रोमांटिक साइड से ज़्यादा दोस्त थे, हमदर्द बहुत ज़्यादा। और मुझे एज एन आर्टिस्ट भी बहुत सराहा करते थे, यार तू आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। अच्छा। यानी खुशी से, मोहब्बत से। बिल्कुल। मेरी कनीज़ें आ रही हैं, भाग जाओ यहाँ से, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। गिरफ्तार तो मैं हो चुका हूँ बानू। तुम सचमुच गिरफ्तार कर लिए जाओगे? मैं सचमुच गिरफ्तार हो चुका हूँ। उठिए बानू, वुज़ू कर लीजिए। खुदा के लिए तुम चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम गिरफ्तार कर लिए जाओ। क्यों? इसलिए कि जो शख्स नमाज की अजमत जान से ज्यादा अजीज रखता है, चोर नहीं हो सकता। चोर तो था, लेकिन अपने से बड़े चोर को देखकर चोरी करना भूल गया। मैं और ये सब? मगर मैं तो गलियों में गाने वाली हूँ। आज गलियों में गाती हूँ, लेकिन झूमे हो जाए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे गले से निकल अभी सिंगार के मोहताज है। मेहनत, अनथक मेहनत रंगीन जोड़े में सजा दो इन्हें, महलों के दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। आप मुझे ये सुनहरे सपने क्यों दिखा रहे हैं? मैं तुम्हें सपने नहीं, तुम्हारी मंजिल दिखा रहा हूँ। मैं गरीब बेआसरा हूँ, मुझे कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। ये एहसान आप मुझ पर क्यों करेंगे? एक शौहर के मुकाबले में, यानी उसके सामने एक्ट करना, वाज इट एवर ऑकवर्ड, या कोई हंसी आ जाती थी, या कोई, क्योंकि लव सीन्स तो आपके ज़ाहिर है थ्रू आउट होते हैं। वो तो ओरिजिनली हो गए थे ना। लव सीन तो जाहिर है, वो आदमी एक चीज़ को पसंद करता है तो वो तो आंखों से, चेहरे से खुद ब खुद जाहिर होने लगता है। मगर ये था कि हम लोग अपने अपने काम से बहुत ऑनेस्ट थे। अगर मेरे चेहरे पे उनके हाइट से कोई लाइट पड़ रही है या कुछ गलत हो रहा है, फ़ौरन कट करवा देती थी मैं। तो सब लोग कहते यार तो अपने मियाँ का भी लिहाज नहीं करती है, दोस्त का उस वक्त कह लीजिए। तो मैं कहती थी कि नहीं जी, ये मेरा काम, मेरे काम क्यों ये ओवरलैपिंग क्यों हुई, ये ऐसे क्यों हुआ। तो मैं शुरू से बड़ी सख्त रही हूँ अपने काम के मामले में, बल्कि वो लिहाज कर जाते थे, चले चले कोई बात नहीं, मेरे शेडो आ गया, कोई बात नहीं, लोग पहचानते हैं मुझे। तो कहते कि नहीं, शेडो नहीं आना चाहिए, ये जगह नहीं है मेरी आईसाइट से, मुझे मेरी जो फीलिंग्स रोल के हिसाब से चल रही है वो डैमेज हो रही है। तो कोई लिहाज नहीं था, काम में कोई लिहाज नहीं। वाकई बहुत मसरूफियत है, एक हम ही फुर्सत में हैं। जब आती हूँ मैं ही आती हूँ, आपको तो कभी ख्याल ही नहीं आया। मेरी खातिर नहीं तो अब्बाजान की मिजाज पुरसी के लिए ही आ जाया कीजिए। रजिया, दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, लेकिन सोचता हूँ कहीं मेरा ज्यादा आना जाना तुम्हारे अब्बाजान को नागवार ना गुजरे। आप भी कमाल करती हैं।
आपको एहसास ही नहीं कि अब्बाजान आपको कितना पसंद करते हैं। और आप? ये तो आप अपने दिल से पूछिए। सेट के ऊपर तो काम होता था, वही काम शादी के बाद क्या घर भी जाता था, डिस्कशन होती थी नहीं होती थी, या स्टूडियो में छोड़ आते थे? ये था कि घर में वैसे हम लोग जहाँ घर में आए कुछ नहीं याद होता था कि स्टूडियो की लाइफ, या उससे मतलब मेरी एक ग्लैमर लाइफ को कहना चाहिए कि एकदम से हम लोग कामयाब हुए पहली ही फिल्म से, तो दिमाग घूम जाते हैं ना लोगों के। तो हम लोगों को तो वहीं से वहीं छोड़ के एक जैसे कहना चाहिए कि हम लोग यूनिवर्सिटी से आए हैं और आके घर में अपने एज इट इज जैसे इंसानियत होनी चाहिए वैसे। बड़ी जबरदस्त नौकरी देती थी मैं अपने मियाँ की, पूरे कपड़े इस्त्री करने, इस बावजूद मुलाजिम होते थे सब कुछ, सुबह तक रेडी। अगर मैंने 9 बजे शूटिंग पे जाना है तो 6-7 बजे तक सारा उनका काम रेडी करके फिर मैं जाती थी काम पे आफ्टर मैरिज। दोनों मियाँ बीवी अगर एक ही प्रोफेशन में हो जी, तो क्या उसमें आसानी होती है या उसमें? नहीं, उसमें मुश्किलात भी बहुत होती है। अच्छा, बहुत मुश्किलात होती हैं। अगर कोई एक दूसरे से ऑनेस्ट नहीं है तो उसमें जेलसी पैदा हो जाती है। ये है क्योंकि मुझे कंटिन्यू रखना पड़ा, उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। उसमें थोड़ी सी आके कभी कभी तंजिया गुफ्तगू भी हो जाती है कि यू आर बिजी विद योर वर्क। जी आप तो बहुत बिजी औरत हैं, आपको कहाँ पता है कि हमारे लिए कोई चीज़ अगर इधर उधर मिस हो गई तो वो चीज़ बनी नहीं है खाने में, ये क्या कमी आ गई आप। तो फिर मैं कहती सर मैं प्रेफर करूँगी कि मैं काम छोड़ूँ और आपकी नौकरी करूँ, मैंने तो बहुत कर लिया। तो फिर कहना नहीं, आप आर्टिस्ट अच्छे हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपको मैं ऐसे बांध के बैठा दूँ घर के अंदर, तो आप ज़रूर करें। तो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने के आदी थे और बहुत अच्छे मतलब जैसे कहते हैं लाइफ के पार्टनर रहे मेरे। आपको ये कब महसूस हुआ, ये ज़रा सा ज़ाती सा सवाल है आपकी इजाज़त से जी, ये आपको कब महसूस हुआ कि आप संतोष कुमार की बीवी बनना चाहती हैं, या और ख़ास तौर पे ये जानते हुए कि उनकी एक बीवी पहले भी थी? असल में उनकी जो पहली बीवी हैं वो असल में वो दूसरी बीवी है, मैं पहली बीवी हूँ। गलत मतलब ना समझिएगा। हाँ। ज़हनी और दिल और दिमाग से हम दोनों एक दूसरे को उनकी शादी से पहले पसंद करते थे, मगर एक कहते हैं ना कि उनके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा शर्म हया था। मेरी इज़्ज़त करते थे, कहीं ये नाराज़ी ना हो जाए, पता नहीं कोई लफ्ज़ ना कहूँ मैं इसको जाहिर ना करूँ, और मेरे अंदर भी था, मैं उनकी इज़्ज़त बहुत करती थी। तो जब कार्ड आया था मेरे पास शादी का तो मैं शक्ल देखती रही और दिल में मैंने पता नहीं क्या 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 कह दिया उनको, क्या वो क्या हो गया, दिमाग खराब है, शादी कर रहे हो, शादी तो तुम्हारी मेरे साथ होनी है। मगर हम वो चुप चुप में ही दोनों रह गए और वो भी बेहतर देखते रहे, शायद कुछ तो कहेगी ये। तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना वो सोच सोच में गाड़ी चली गई, तो वो इसलिए वो पहलापन उधर चला गया और हम तो लिखा हुआ जो है किस्मत में तो आना ही था। तो फिर जब ये जानते हुए आपने, कैन आई कॉल इट अ कॉम्प्रोमाइज, कि जब एक बीवी मौजूद थी? नहीं, और बिल्कुल सही, कंप्रोमाइज़ भी कहना चाहिए। और फिर यह है कि एक ज़हनी तौर पे एक आदमी सोच अपने जहन में डाल लेता है कि ये है, तो वो कभी मैं उस इमेज को कभी ख़राब करना नहीं चाहती थी, ना ही मेरे जहन में कोई इमेज हो सकता था। और यकीन करें ये शायद आज की दुनिया में या पहले भी कई दफ़ा एक दूसरी शादी भी हो जाती है, लाइफ में भी है, और कुछ तो कहते हैं ना कुछ जोड़ियां बन के आती हैं। और दूसरा ये है कि एक चीज़ को आप जब दिलो जान से पसंद करते हैं तो उसकी जगह कोई और ले नहीं सकता, चाहे वो उनकी 10 बीवियां भी होती तो मैं उन्हीं से शादी करती। संतोष साहब का इंतकाल जब हुआ तो आपकी क्या उम्र थी सबिया पर? मैं अब 60 होने वाली हूँ, 59 हूँ मैं। So you were a young widow. I was. हमारा माशरा एक अकेली औरत को आसानी से जीने नहीं देता। आपके बच्चे भी थे आपके छोटे, वो वक्त आपने कैसे निभाया? पहले तो कुछ समझ नहीं आई, कुछ दिन तो बहुत बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दिमाग पे इतना मेरे बोझ पड़ा था, ये जो मेरी आँख पे स्ट्रेस है ये उस वक्त से मुझे हुआ था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्यों मेरी आँख पे होता है, क्योंकि अब जब डॉक्टर्स ने चेक किया है तो मुझे बताया है ना कि ये कोई बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर दिमागी वज़न जब पड़ता है तो ये होता है इस तरह।
तो मेरी समझ में नहीं आता था कुछ क्या किया जाए। फिर यह है कि मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी। लोग कहते हैं जी मैका संभाल लेता है औरत को या बहन भाई संभाल लेते हैं, तो इत्तेफाक से मैं अकेली हूँ अपनी फैमिली की तरफ से। जैसे कि ननिहाल ने फिल्म में आने के बाद मुझे एकदम फैमिली से कट ऑफ कर दिया। संतोष साहब के भाई छोटे थे सब लोग, तो मैं बहुत दिन नहीं काम किया, बीच में अधूरी फिल्में भी रह गई। और फिर से जो हिम्मत मुझे दिलाई है वो मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो, मोइन अख्तर, वो फरिश्ता बन के मुझे मिलने आया। उसने मुझे ये यकीन करें और इतनी आयतें पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर फूंकी और बताया कि वो इतना नेक लड़का है, देखे उसको कोई अंदर से शायद कम जानता हूँ, मैं बहुत जानती हूँ। तो इतनी प्यारी प्यारी आयतें ये पढ़े और फिर देखे हौसला कैसे होता है। मैंने कहा ठीक है, जब ये हुक्म भी है खुदा की तरफ से कि अगर दोनों में से एक नहीं है तो दूसरे की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। अकेले वापस जाना बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि हम दोनों ने कोई अपने आप को कभी चेंज किया ही नहीं कि जो इंसानियत की, जिसमें एक अच्छा इंसान भी इंसान को रहना चाहिए। और संतोष साहब की फैमिली सैयद फैमिली है, बहुत इज़्ज़तदार फैमिली है, और इंसान को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत लंबे लंबे धागे और जोड़ हो जाते हैं औलाद के लिए, औलाद के ख़ानदान के लिए, माओं के लिए, बाप के लिए। बाप तो शायद बाप भी हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है, नाम लेने वाले अगर अच्छा नाम नहीं लेते तो औलाद पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैंने अपने आप को सिर्फ दौलत कमाने के लिए काम नहीं किया था, बिल्कुल इज़्ज़तदार शानदार काम करके आज भी मैं खुश हूँ कि अगर मेरे पास 4 पैसे उससे कम है जो मैं ज़्यादा कमा सकती थी, तो मेरे पास इज्जत मेरे पास बहुत है। गांव वालों, रेशम तुम्हारा मुजरिम है। इसने शरीफों की शराफत और मजबूरों की दौलत को लूटा है। इसलिए मैं जुर्मों के समंदर को तुम्हारे सामने ले आई हूँ, ताकि तुम इससे अपने तन मन और धन का हिसाब ले सको। तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी बंदूकें बेआवाज क्यों हैं? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं खुद जवाब बनकर ये साबित कर दूंगी कि बुराई को जन्म देने वाली माँ बुराई को खत्म करने का हौसला भी रखती है। यहाँ हीरोइन उसको समझते हैं जो जवान हो, हालांकि हीरोइन का मतलब तो ये है ही नहीं। हीरोइन तो जो पिलर है स्टोरी का, कहानी का, वो हीरोइन है। उसमें मैंने मम्मी के किरदार जो किया है गुनाह और सही में, तो मैं तो ओल्ड उसमें मेरा किरदार है, उससे कोई यंग लड़की का किरदार नहीं है। तो कहानी का जो पिलर है वो हीरो हीरोइन होता है। कौन था मम्मी? वो टाइम आ गया डार्लिंग। मम्मी जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकता था कर दिया, अब तुम अपना फैसला खुद करो। कैसा फैसला? हमने तुम्हारा डांस आइटम बुक किया है, तुम कोर्ट में डांस करेगा। क्या मतलब? तुम उस घर में डांस करेगा जिधर एक ही टाइम पर तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा प्यार होगा और तुम्हारा माँ का कातिल भी होगा। आज इंसाफ का दिन है बेबी, जाओ इंसाफ मांगो उस बाप से जो तुमसे तुम्हारे बाप का नाम पूछता है, उस प्यार से जो तुम्हारे बाप से हार गया, और उस दुश्मन से जिसके पनिशमेंट के लिए मम्मी आज तक जिंदा था। जाओ बेबी, उन सब के सामने जाकर नाचो कि आज तुम्हारा नाच का दिन नहीं, कयामत का दिन है, कयामत का दिन। पब्लिक फिगर होने के कुछ नुकसानात भी होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदा? तो बहुत ज्यादा है। बाज़ औक़ात एक दफ़ा मैं गाड़ी चला रही थी, तो बहुत कॉन्शियसली चलाती हूँ, बड़ी अच्छी 56 की ड्राइवर हूँ, और स्टूडियो से निकली खाना खाने के लिए तो एकदम पुलिस मैन ने मुझे रोका। जी लाइसेंस? मैं क्या, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं खाना खाने के लिए जा रही थी, मेरे मेकअप बॉक्स में रह गया। तो कब का है जी आपका लाइसेंस? मैं कहा जी 56 का। बात जी इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत सीनियर हूँ। तो सीनियर लोगों को तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए लाइसेंस साथ रखने के लिए। मैंने कहा जी आज से मेरी तौबा है जो मैं आइंदा ना रखूँ। तो ये वो उसने मुझे, मैंने आपको कहीं देखा हुआ जी?
अब आप वो, मैं क्या, हाँ जरूर देखा होगा मुझे कहीं, मुझे हम जाने दो तो मैंने खाना खाना है फिर वापस आना, और जाओ जी जाओ बाजी तुसी जाओ। तो इस कदर प्यार और मोहब्बत देते हैं कि जैसे सारे मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे कभी भी, सच यकीन करे, कभी ऐसा नहीं लगा। अनारकली क्या, और इचरा हमारे लाहौर का जो शहर है, बाजार है, मुझे कभी डर नहीं लगा। कभी मुझे लगता है ये सारे मेरी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। उन्हीं को देखते हुए मैं हर कदम अपना फूंक के चलती हूँ, कि क्योंकि इनको कभी ये नहीं लगा कि इस खानदान से कभी इनकी नीची नज़र हो। तालिश साहब ने एक दफ़ा मुझसे कहा था, कोई बात हो रही थी तो कहने लगे सबिया खानम इज़ अ ग्रेट रिएक्शन आर्टिस्ट। आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगी एज एन आर्टिस्ट? आप एक्शन आर्टिस्ट हैं, रिएक्शन आर्टिस्ट हैं? मेरा रिएक्शन वाकई बहुत अच्छा होता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तोबा हम कहेंगे, हम किसी के भी कदमों की खाक भी नहीं है, मगर ये सही बात है, उन्होंने मेरा नाम, जब मेरे साथ काम करते हैं ना तो वो कोनों में घुस के रिहर्सल करते हैं, कोनों में जाके कहते हैं ये मासी मुसीबतें आई हुई है। मुझे मेरा नाम उन्होंने डाला, ये पता नहीं क्या मासी मुसीबतें, भी बहुत चलाको मासी है ये, इसके सामने मैंने कोई आराम से नहीं करना। जितने भी किरदार उन्होंने मेरे सामने किए, रिएक्ट करना जो है वो दूसरे को भी मदद करता है। अब फिर वो हम टीचिंग पे आ गए ना, अब तो हम उस्तानी बन गए ना। तो रिएक्ट जो है ना, आप कोई भी गुफ्तगू कर रही हैं, मैं कुछ भी जवाब ना दूं आपको, तो मेरा रिएक्शन बता देगा पब्लिक को कि उन्होंने कुछ कहा, ऐसी बात कही है। तो रिएक्ट जो करना है वो बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी किसी आर्टिस्ट से आपको बदला लेना हो तो उसका इतना ज़बरदस्त रिएक्शन देता है आदमी कि वो उधर सुनता ही नहीं कि उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला, क्योंकि रिएक्ट करने वाला पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेता है। ये आर्टिस्ट का पन है। कभी आपने ऐसे किया? डेफिनेटली किया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बिल्कुल किया। कभी कभी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत आपको दबाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त जब हम नए नए आए थे, उस वक्त हमें बहुत सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम करना पड़ा। इतनी जोर से बोलते थे कि आदमी कांप जाता है, ये क्या बोला है आदमी। अगर हम अपने अंदर से हिल गए तो हम गए। आज भी आप फिल्मों में काम कर रही हैं, बल्कि अभी एक सेट से ही जी मैं आपको खींच के लाई हूँ जी। सबिया, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू स्टिल वांट टू गो ऑन वर्किंग? जरूरत भी है, ठीक है, अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी औलाद को अपनी अपनी जगह सेटल करने में अब फारिग हुई हूँ मैं, छोटी बेटी की शादी करने के बाद। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंसान, जिन औरतों को मेहनत करने की आदत है उन्हें करना चाहिए। फिर ये कि ये जो मेरा फ़न है ये पॉलिश्ड हो गया है और भी ज़्यादा। मेरी वजह से दूसरे आर्टिस्टों को मेरा ख्याल है इसकी बहुत अच्छी एक रास्ता, तरबियत मिलती है। हम लोग ऑलराउंडर हैं, हमें आप बैटिंग कराएं, बॉलिंग कराएं, छक्के लगवाएं, हम लोग सब कर जाते हैं।